अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाजरीन, कुछ भी होना हो, अच्छा या बुरा, एक दफ़ा हो गुजरे तो शायद उतना तकलीफ दे ना हो जब तक कि उसके होने या ना होने का एक डर सा लगा रहे। जी हाँ, कन्फ्यूजन जो है वो इंसान को अंदर से मार देती है। आप परेशानी के आलम में घबराए फिरते हैं कि अब ना जाने क्या हो जाए, अब ना जाने क्या हो जाए, अब क्या करना चाहिए और अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारी कोई 1 या 2 हफ्ते से नहीं बल्कि तकरीबन 2 महीने होने को हैं। जब से कोरोना का पहला केस सामने आया उसके बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान की इससे निमटने के लिए क्या पॉलिसी है। और उसके बाद हमने मुख्तलिफ पॉलिसीज़ देखी, कभी विफाक और सूबों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़, कभी हमने देखा कि लॉकडाउन है या नहीं है, कभी हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन है, कभी हमने देखा कि सॉफ्ट लॉकडाउन है, कभी हमने देखा कि कर्फ्यू टाइप भी कुछ इलाके सील किए गए, और फाइनली हम ये भी देख रहे हैं कि वैसे तो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है लेकिन अमलन हमें इसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही। अगर आज हम बाहर सड़क पर जाकर देखें तो हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर मौजूद हैं और अब तो वो उस तरह से एहतियात को भी मलहूज़े खातिर नहीं रख रहे जो कि शुरू में हमें फिर भी किसी हद तक नज़र आ रही थी। तो ये सारा क्राइसिस आखिर किस तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई जिस तरह से ये ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये मरीज़ 2 लाख तक बढ़ सकते हैं, कहीं वाकई हम उस तरफ तो नहीं चल पड़े, या हमने वाकई इसको बहुत लाइट तो नहीं ले लिया? हुकूमत आखिर कहाँ फंसी हुई है, कैसे इसकी रहनुमाई की ज़रूरत है? ये तमाम बातें हैं जो हम आज पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम में बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। वो भी कहीं फंसे हुए हैं और वो तो लग रहा है कि एक बंद कमरे में फंसे हुए हैं। जब से वो वापस आए हैं बाहर निकलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की बात करें लेकिन नैब में पेशी के लिए नहीं आ रहे। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आए तो बड़े दलेराना अंदाज से थे लेकिन उसके बाद वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आईं। क्या वजह बनी, जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में पंजाब में होने वाली ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक जो तब्दीली हो रही है उस पर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज भी प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, जैसा कि कल भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना और वो यही कह रहे थे कि हम अगर इन्हें रोकें भी लोगों को तो मस्जिदों में आना पड़ेगा। तो रमज़ान शुरू हो गया है, बल्कि तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन रमज़ान शुरू हो गया है, हम अभी तक इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल पा रहे कि आखिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, रमज़ानुल मुबारक में कैसे चलना है। जो बताया जा रहा है वो हकीकत से करीब तर तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बदकिस्मती से कोरोना ने जो हालात पैदा किए ना उसमें ये बात तो वाज़ेह है कि नुकसान होना है, लेकिन कितना नुकसान होना है इसका ना तो किसी को अंदाज़ा है और ना ही हमारे पास वो मैकेनिज्म है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके। अच्छा, यहाँ नुकसान सिर्फ माली नुकसान की बात नहीं है। हुकूमत को यहाँ ये भी नहीं पता कि यहाँ पे जानी कितना नुकसान हो सकता है, माली नुकसान कितना हो सकता है, या इस तरह से जो भी माशी सूरत हाल है वो सारी ये सिर्फ अभी तक सिर्फ क्या सराई हैं, अभी तक इसमें कोई हतमी बात नहीं है। अब जब हम यहाँ बैठ के तज़्ज़िये करते हैं, तबसरे करते हैं, तो वो एक तरह से मैं देखूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ बैठ के तज़्ज़िये करना या बातें करना बड़ा आसान है निस्बतन इस बात के कि आप वहाँ बैठे हो जब आपने वाकई कुछ परफॉर्म करके दिखाना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काम बहरहाल बड़ा एक ऐसा होता है जो बड़ा मुश्किल उन्होंने फ़ैसले भी करने होते हैं और काम भी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये जो पॉलिसी है, जो उन्होंने कहा है कि जी हम आज जिसका कहा है कि हम इसमें करेंगे, लोकेट करेंगे, ट्रैक करेंगे और फिर उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, वो जो उन इलाकों में लॉकडाउन करेंगे, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी ठीक है। मुझे तो ज़ाती तौर पे इसमें इस तरह से फ़ायदा नज़र आता है कि जहाँ कोई शिकायत आए वहाँ पे लॉकडाउन हो जाए और सख्ती कर दी जाए। बाकी आप पूरा पाकिस्तान बंद कर नहीं सकते, अगर आप करेंगे तो जो तौर पे नुकसान है ना वो इतना हो जाएगा जिसमें। लेकिन फिर वो यही बात है ना कि जहाँ पर आपके ज़्यादा केसेस निकल आए वहाँ आपने अगर बंद कर भी दिया सब, लेकिन कहीं अगर 1-2 केसेस हैं वो 1-2 से ही तो ज़्यादा बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ही इसका ये है। नहीं, लेकिन समीना आप ये देख लें कि इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी तारीफ की है, पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की है। इसलिए आप ये देखें कि कहीं ना कहीं तो ये फ़ायदा हो रहा है। ये बिल्कुल अगर इस तरह से किया जाता कि आप लॉकडाउन को बिल्कुल ख़त्म ही कर देते तो फिर उसका वो मकसद नहीं रहना था। लेकिन अब ये देखिए ना, तरावी के लिए हम देख रहे हैं अभी भी के जो लाहौर है वहाँ पर इज्तिमात हुए हैं तरावी के, लेकिन कराची में उन्होंने इस चीज़ पे मुमानियत कर दी कि जी तरावी नहीं आप पढ़ सकते मसाजिद में आके। 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ नज़र आ रही, कौन सी ठीक लग रही है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, आप या तो फिर इंतज़ामात कर लें जो आप कर नहीं सकते।
अगर आप पूरी तरह से हिफाजत नहीं कर सकते तो आप तरावी के इज्तिमात ना करें, इस तरह से ना हो कि जहाँ पे फिर आप अपने लोगों की जानों को ख़तरे में डालें। हाँ अलबत्ता अगर आप जो गवर्नमेंट के साथ आपके मुआहदे हुए हैं वो पूरे कर सकते हैं, 6 फुट का फासला, 3 फुट का फासला, फर्श को साफ करके जरासीम का स्प्रे, तो फिर ज़रूर करें। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है सर, हुकूमत को जो फैसले लेने चाहिए थे क्या उसने लिए? जितने परेशान हैं ये कि ये कैसे इंतजाम सारे मुल्क का चलेगा, कैसे सबको खाना पहुंचाएंगे, कैसे सारा मैनेज होगा सारा ये क्राइसिस, क्या वाकई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए और हम बिल्कुल हाथ फिर खड़े कर दें इस मामले पर? देखिए, मैं शुरू में ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक बस है जिसका ड्राइवर तो इमरान खान होना चाहिए था, मगर वो ड्राइवर जो है वो बस कंडक्टर बन गया है और ड्राइवर जो है अब पता नहीं कौन है और किसी को पता नहीं है ये बस जा किधर रही है। ये एक टोटल कन्फ्यूजन है। अब सिंध गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और WHO कहती है हार्ड लॉकडाउन होना है, इमरान खान कहता है सॉफ्ट होना है, फिर कहता है नहीं नहीं स्मार्ट होना है, अब फिर कह रहा है हार्ड होना है। पर समझ नहीं आ रही है भाई क्या हो रहा है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा एक्सपीरियंस ये हमें बता रहा है कि जब तक पीक कर्व, इन्फेक्शन का कर्व पीक ना करे और 2 हफ्ता उसी तरीके से ना चले, उस वक्त तक कोई हमारे को चैन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको, इन्फेक्शन फिर शुरू होगा। सिंगापुर में उन्होंने क्या किया, 2 हफ्ता नहीं दिया पीक करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं 1 हफ्ता काफी है और 2 हफ्ते में पीक किया, फिर शुरू हो गए। वुहान चाइना में उन्होंने नहीं ऐसा किया एंड इट वर्क। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब कहते रहते हैं कि पाकिस्तान हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉकडाउन भी हो और उन लोगों को खाना खिलाएं और डिलीवर कराएं। मैं आपको बताता हूं हो सकता है, मैं आपको कॉस्ट करके बता देता हूं भाई, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो सकता है। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन हो सकता है, सैलरीज हो सकता है, खाना हो सकता है, कैश हो सकता है, उनको पेमेंट्स भी मिल सकते हैं गरीबों को। आप हिसाब लगाएं, 1.4 बिलियन तो आ गया IMF पे, 1 बिलियन आ गया वर्ल्ड बैंक से और वर्ल्ड बैंक ने डबल कर दिया है उसको। 1.5 बिलियन आ गया ADP से, 5 बिलियन डेट रिलीफ आएगा पेरिस क्लब से, उन्होंने डेट रिलीफ दे दिया है। ऑयल प्राइसेस जो कोलैप्स कर गए हैं, कितनी बचत हो रही है, डैम फंड हमारे पास है और 4% इंटरेस्ट कम हुआ है। अगर इतने पैसे आपको काफी नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? आप कोई मुल्क जाके खरीदना चाहते हैं? ये क्या हो रहा है भाई? ये दोनों चीजें हो सकते हैं। पैसों का तो मसला नहीं है ना हिलाली साहब, पैसों के साथ साथ आपके पास वो पूरा सिर्फ पैसों, वो कहते हैं ये है इमरान खान साहब कि सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, हमारे पास वो मैकेनिज्म भी नहीं है पूरा, हमारे पास तो डेटा तक नहीं है पूरा। कौन सा मैकेनिज्म कि कैसे पहुंचाना है लोगों तक सामान को? डेटा नहीं है हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही। जब आपके फ्लड्स होते हैं, जब आपका जिलजिला होता है, कैसे पहुंचता है खाना खुराक लोगों के पास? कितने दफे पहुंचा गया है? पूरा पाकिस्तान एक सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पूरे पाकिस्तान में रोड्स हैं, पूरे पाकिस्तान फौज डिवाइड किया हुआ है सेक्टर। हर कंपनी को पता है किस सेक्टर में उनको जाना है। क्या हो गया है आपको? मैं समझ नहीं आ रही, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आफत कभी आई नहीं इधर। अच्छा, आपको लगता है ये मैनेज हो सकता है इमरान साहब? आपको भी एक सेकंड लाइसा, मैं आती हूँ वापस भी। ये इतना ही आसान है कि हम आराम से पैसे तो वैसे काफी गिनवाए हैं, पैसे वाकई बहुत हैं। पैसे जो इन्होंने बताए हिलाली साहब ने पूरी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताए हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब सैलाब आता है ना तो चंद मखसूस इलाकों में आता है, जब जलजला आता है तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होती चीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोरोना तो पूरे पाकिस्तान में है, कराची से लेके पेशावर तक और आज़ाद कश्मीर से लेके कोयटा तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको गरीब आदमी ना हो, आपके पास सफ़ेद पोश ना हो, जिनको आपने सामान पहुँचाना हो। इमरान खान साहब को पता है कि अगर वो इस सिस्टम में आएंगे तो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है उनके पास। और जो लोग, फिर मैं वही कहूंगा, जो मांगने वाले हैं वो तो 10-10 राशन इकट्ठे कर लेते हैं, सफेद पोश तक बेचारे तक पहुंच नहीं रहा। अब आगे से रमजान आ गए, ये सारी चीजें हिलाली साहब जो बातें कर रहे हैं वो 1000% ठीक है, 100% की नहीं मैं बात कर रहा, 1000% ठीक है। लेकिन देखना आपने ये है कि क्या आप इन बातों पे अमल कर सकते हैं? इमरान खान की हुकूमत में या इस वक्त किसी की भी हुकूमत होती, पाकिस्तान में वो मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास वो डेटा नहीं है, इनके पास वो चीजें नहीं है कि वो कर सकें। जी लाली साहब।
एक सेकंड हिलाली साहब, 9 मई तक जो है वो लॉकडाउन एक्सटेंड कर रही है सिंध गवर्नमेंट जो है स्पेशली, तो आपको लगता है कि उनके पास जो है वो मैकेनिज्म है कि वो डिलीवर कर लेंगे, क्योंकि वो तो थोड़ा सा डिफरेंट फैसले कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कर दिया 9 मई तक, तो वो तो जनरली वो सॉफ्ट लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। जी जी हिलाली साहब, सीधी सादी बात यह है कि खाना आपको शहरों में पहुंचाना है, शहर में खाना पहुंचाना है, ज़्यादातर उतने रूरल एरियाज में इतना नहीं है। आपको पता है कि शहरों में लोग किधर रहते हैं, आपको पता है यूनियन काउंसिल, यूनियन कमिटीज़ को पता है कौन रहता है, उसका नौकरी क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, उसके पैसे कितने, ये सबको पता है भाई। ये आप क्यों समझते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं? क्या आपने कभी कोशिश करके फेल किया है? मैं आपको बताता हूं, आप जब जाके चोरी करते हैं ना, खाना जब चोरी होता है, फिर जाते कहते हैं जी हमें पता नहीं किधर था, वो चोरी हो गया। यू कैन नॉट डू दिस। अगर आपको इस आफत से निजात पाना है तो इट्स वेरी सिंपल। 2 हफ्ते से ज्यादा ह्यूमन बॉडी के बाहर ये वायरस रह नहीं सकता, 2 हफ्ते से ज्यादा। और 4 हफ्ते लगते हैं इस वायरस, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इस वायरस को एक फैमिली के थ्रू जाने के लिए। उसके बाद इट डाइज, मरना है, उसको होस्ट नहीं मिलता। खुदा के लिए करके बताया है वुहान चाइना में, करके बताया है आपको। और क्या एग्जाम्पल आप चाहते हैं? हिलाली साहब कहते हैं हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हिलाली साहब, आप जो कह रहे हैं ना, अगर यूनियन काउंसिल वाला हमारा बलदयाती सिस्टम होता ना, यकीन करें इससे अच्छा कोई मैकेनिज्म था ही नहीं। यूनियन काउंसिल के जरिए से आप बलदयाती निज़ाम के जरिए से ये सब कुछ कर सकते थे। अब भी मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को चाहिए कि पूरे मुल्क में असम्बलियों से खसूसी तौर पर तरमीम करवा के, कानून पास करवा के, वही पुराने जो इदारे थे उनको एक्टिव कर दें। आप उस कुछ 3 महीने के लिए एक्टिव कर दें, एक चीज और उनसे ये काम करवा लें। ठीक है, हम ये चीजें मुसलसल डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त हम जो पॉलिसी बन चुकी है हम तो उसके हवाले से बात करेंगे। अब इस वक्त हमें पॉलिसी ये नजर आ रही है कि तरावी की इजाजत भी दी गई है, बाकी मुल्क में सिंध में नहीं दी जा रही है। लेकिन इमरान साहब, लोगों के रवैये पे को भी तो आप देखें ना। लोग एक तो ये कि मसाजिद में जानना चाह रहे हैं। मैंने एक सर्वे देखा जो हमारे अपने एंकर इमरान खान साहब ने करवाया था सोशल मीडिया पर, और उसमें आप यकीन मानिए 93% लोगों का ये ख्याल था कि जो इबादत है वो मस्जिद में होनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए मस्जिद में, और हमें वहीं पे ही जाना है भले कोरोना भी हो। मेरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ये समझते हों, इस अकीदे के हामी हों, तो वहां पर लोगों को रोकना, फिर इमरान साहब की वो वाली बात की फिर वायलेशन तो होनी ही थी। कितना कैसे मुमकिन है? बात ये है कि मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि इबादत से किसी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उसको हिफाजती जो आपके इक़दाम है उनको पूरा कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर तरावी करवाएं, अगर आप कर सकते हैं ज़रूर जुमा करवाएं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते फिर आप किसी को उसमें जोल तो नहीं सकते। मुझे आप किसी को झोंक सकते हैं इस चीज़ तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत इंतजाम अगर आप निकाल दें, वो तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं कर सकती, कर सकती नहीं। और इसमें फिर उलमा इकराम का भी तो रोल है ना। हुकूमत ने तो उनके साथ बैठ के एक काम कर दिया, लेकिन उलमा इकराम को भी तो चाहिए ना कि हर चीज में हुकूमत को इम्तिहान में ना डालें। यहाँ एक सेकंड से पहले तो कुफर का फतवा लग जाता है। और हमारे यहाँ लोगों का भी तो सर अपना रवैया भी तो है ना कि अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप खुद ही फॉलो ना करें। मतलब जैसे मैं जिक्र करी थी कि आज तो मुझे कहीं कोई एहतियाती तदाबीर भी नजर नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग थे जो बगैर मास्क के घूम रहे थे, बहुत सारे लोग वैसे ही बिला वजह सड़कों पर। अच्छा, मुझे आप बता दें आपकी अपनी बात पे कि क्या ये काम हुकूमत का है कि हर बंदे को मास्क मैं तो यही बात कह रही हूँ कि लोगों के अपने रवैये को भी तो लोगों की अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब जब से कोरोना आया, हिलाली साहब स्टूडियो में नहीं आ रहे, हिलाली साहब घर में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों? हिफाजत के लिए। हम सब लोग यहाँ क्यों इतनी हिफाजती मेजर्स करते हैं? इसलिए कि बचने के लिए। और यही पैगाम जो है डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। मैं आपको सुनवाना भी चाह रही हूँ कि डॉक्टर्स भी और उलमा भी क्या बात कर रहा, उनका मुतालबा उन्हीं की जुबानी। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें
आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। ये याद रहे कि इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने भी इसके साथ किया है कि तरावी और नमाज ये मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए, लिहाजा हुकूमत को इसके ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए। This is not the time for smart lockdown. This is the time for total lockdown. और हिलाली साहब, जब डॉक्टर्स ये मुतालबा कर रहे हैं तो हुकूमत कह रही है कि ये तो सियासी डॉक्टर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आकर वो इस तरह के मुतालबे कर रहे हैं। ये उनका रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। मुझे एक चीज़ आप बताएं, किधर लिखा हुआ है कि तरावी होना चाहिए? तरावी जो रिवाज है हज़रत उमर के ज़माने से शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। रसूल अल्लाह के बारे में तो हमने नहीं सुना कि वो तरावी के उस वक्त तरावी हो रहे थे। कुरान शरीफ में इसका जिक्र नहीं है। तो ये क्या है? ये एक कस्टम है, हज़रत उमर का है, हम ऑनर करते हैं उसको, बड़ी अच्छी बात है और करना चाहिए जब मौका मिलता है। मगर जब आप देखते हैं कि तरावी लोगों को के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं समझ नहीं सकता हूं कि क्या होगा अगर तरावी आप बैठ के घर पे करें। ये क्यों इस पॉइंट आया था? ये किस लिए अलवी ने एक्सेप्ट किया था? प्रेसिडेंट साहब क्यों एक्सेप्ट किया था? और क्या ये सब निगोशिएशंस जो हो रहे थे ये क्यों हो रहे थे? सबको पता है क्यों हो रहे थे, सबको पता है इस पे क्या होता तो नहीं बड़ा अच्छा होता अगर एक फैसला हो जाता कि किसी का क्या कहते हैं सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे अगर ये ना हुआ तो। मगर नहीं, लेकिन इसमें औकात का ये हिलाली साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, असल में तो तरावी की मौजूदा शक्ल जो है ये हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई। लेकिन चीज़ ये है कि हुकूमत किसी काम में, अब मैं आपको बताऊं, मुझे पीटीवी से 4-5 दफ़ा फ़ोन आ चुका है। उन्होंने कहा जी हुकूमत सबको तो कहती है आप एहतियात करें, तो हमारे लिए ये हुक्म है कि जहाँ किसी मिनिस्टर की, किसी मशीर की, कहाँ किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमें 30-30, 40-40 लोग लेके जाना पड़ता है। कभी हमें सियालकोट जाना पड़ जाता है, कभी साहिवाल जाना पड़ता है। तो खुदारा इन्हें बताएं, पीटीवी में तो काफी उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी लोग हैं जो मुलाजिम हैं, तो इनके लिए कोई फासती इंतजाम नहीं है। में क्या जाहिर है हर जगह पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि वो खुद हुकूमत जो एहतियात का कह रही है, सरकारी इदारा है, वहां अगर कवरेज के लिए वो कहते हैं बुलाते भी वहां जहां 500-500, 1000 बंदा इकट्ठा होता है। बिल्कुल, कहीं राशन तकसीम की बात होती है, कहीं कोई और चीज होती है और बुला लेते हैं। और लेकिन जहां पे इकट्ठा होने की बात है, यानी सियासी क़यादत के इकट्ठा होने की बात है, वहां हमें वो चीज नजर नहीं आ रही। कल भी जब ब्रीफिंग हो रही थी एंकर्स के साथ जो टेलीथॉन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, तो उनसे जब फिर से ये सवाल किया गया कि जी आप नवाज और जरदारी साहब को साथ में ला लें, तो वो क्या उनका जवाब था, वो जरा वो भी सुन लीजिए। अपोजिशन बेचारे को भी साथ मिला ले उनसे, ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराजगी है, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा ले, जरदारी साहब गले लगा ले। अच्छा इसमें अब इसमें खतरा है, खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? तो इमरान साहब वो तो उनको डर है कि उनको मिला लिया तो डोनेशन ड्रॉप हो जाएंगे। दोनों का कमेंट में लेती हूँ शॉर्ट जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे उन्होंने अपनी तरफ से अजरा है मजाक ये बात की है। असल तो वही बात है कि दिल में अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के स्पेस नहीं दे रहे, एक दूसरे से नफरत करते हैं। आपको इससे निपटने के लिए नफरतों को छोड़ना होगा और अपनी जातियात को साइड पर रखना होगा। हिलाली साहब, इन हालात में भी अगर नहीं साथ बैठ सकते, स्पेस नहीं देंगे, तो फिर कब देंगे? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है, हालांकि मैं भी इन दोनों की, जिन्होंने उनका नाम लिया, उनको ख़ास इज्जत नहीं है मेरे दिल में, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके लिए तो लोगों ने वोट किया है। सिंध में तो इनको हुकूमत बनाया है। अगर सिंध में इनको हुकूमत बनाया है वोट से, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? वो आप समझते हैं वो ये है, वो समझते हैं आप वो हैं। कहने की बात सिर्फ ये है, खुदा के लिए अगर आप नेशनल यूनिटी चाहते हैं ऐसे वक्त पे, तो कम से कम जो अवाम इलेक्ट करती है लोगों को और बार बार इनको इलेक्ट किया है, उनके साथ जितना भी आपको तकलीफ हो, नाक पकड़ के उनके साथ बैठें, बात करें और उनके साथ एक प्लान हासिल करें।
बिल्कुल इस ठीक है। वक्त तो इस वक्त में इख्तिलाफात भुला देने चाहिए और इस वक्त में बहुत सारी चीजें और याद रही हैं, जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इमरान साहब हम कंटिन्यूसली इस पर बात कर रहे हैं और कुछ तो फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किया भी है, लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी तादाद है जो भी परेशान है। देखिए, जब से हमने ओवरसीज़ के हवाले से बात करनी शुरू की है तो उन लोगों ने तो शायद हमें अपना मसीहा समझ लिया और बहुत सारी कॉल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए हमारे से रब्ता किया है। लाली साहब और व्यू पॉइंट को बड़ा वो सराह रहे हैं कि हम ओवरसीज़ की जो बात है पहुंचा रहे हैं हुकूमत तक। अब आपसे जो बातें करें, कुछ एक दो चीज़ें जल्दी से मैं कर दूं। पहली बात तो ये है हिलाली साहब के ओवरसीज़ का मामला सिर्फ यही नहीं है कि जो वहाँ फंसे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में और लेकिन वहाँ बाहर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे कनाडा से इस वक्त 250 से ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके किसी की वालिदा यहाँ पे हैं, किसी के वालिद यहाँ पे हैं, किसी के बच्चे यहाँ पे हैं। मुझे एक खातून की कॉल आई, उन्होंने कहा जी मैं अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ हूँ, मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब थी और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे कनाडा में हैं, अब मैं परेशान हूँ, यहाँ जा नहीं सक रही। ये लोगों ने, कनाडा वाले तो बेचारे इतने परेशान हैं कि वो मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि जनाब खुदा का वास्ता हमने टिकट्स बुक करवाए हुए थे जो कन्फर्म थे PIA के। अब PIA कह ये रहा है कि वो टिकट हो गए आपके कैंसिल, वो जब कभी होगा हम आपको रिफ़ंड करेंगे, बता नहीं रहे कब रिफ़ंड करेंगे। अभी ये स्पेशल फ़्लाइट के लिए आप टिकट खरीदें और वो टिकट वो कह रहे हैं जी इतना महंगा है कि जिससे सस्ता हमें, जिससे आधी कीमत में हमें रिटर्न टिकट मिल जाता था। तो ये चीज को भी देखना पड़ेगा। इसी तरह से सऊदी अरब, दुबई, मिडिल ईस्ट में लोग हैं जिनको नौकरियों से फारिग कर दिया है, वो एक एक कमरे में बेचारे 20-20 लोग हैं, वो कहते हैं खुदा का वास्ता में अपने मुल्क में वापस बुला लें। 90,0000 के करीब वो पाकिस्तानी है। यही हाल तमाम यूरोप में है। तो ये इस चीज को जरा फौरन से एड्रेस करना होगा जी। बड़े जब आप उन पर इतना डिपेंड करते हैं और हर तकरीर में उनको याद रखते हैं, तो फिर जब वो मुश्किल में है तो तब भी उन्हें याद रखें और फौरी तौर पर उसके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ शहबाज शरीफ साहब की भी कि वो भी किसी मुश्किल में, उनकी मुश्किल कैसे आसान होगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी काफ़ी दिन हो गए वापस आए हुए। शुरू में तो मैं यही पता चला था कि 14 दिन वो क्वारंटाइन में रहेंगे और उसके बाद फिर शायद वो बाहर निकलें, बल्कि लोगों ने तो बड़ी उम्मीदें बांधी थी कि पता नहीं वो कोई कमांडर सेफगार्ड बनकर आ गए हैं और हमें कोरोना से बचा लेंगे किसी तरह से, बड़े एक्टिव नज़र आएंगे और वगैरह वगैरह बड़ी उम्मीदें थी। खबरें तो ये भी थी कि शायद उन्हें स्पेशली बुलाया गया, लेकिन हमने देखा कि जब से वो आए हैं वो बिल्कुल महदूद हैं और उस तरह से हमें कोई एक्टिविटीज़ में नज़र भी नहीं आ रहे। बस अपने कमरे में बैठकर ज़रूर वो कुछ मुतालबात करते नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है, क्या गेम है? और उसके साथ साथ ये भी कि जो नैब उनको बुला रही है आने के बाद, ये का नया खेल शुरू हुआ है और वो क्यों नहीं आखिर पेश हो रहे। तो बहुत सारे सवालात हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लाली साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। पहले तो यही मैं बात कर लेती हूँ, जैसे मैंने अब इंट्रो में भी कहा, लाली साहब आपने भी ये बात कही थी कि मुझे यही खबर आपको भी मिली थी कि शहबाज शरीफ साहब को जैसे शायद बुलाया गया है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, तो यहाँ पर आकर तो हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल यूजलेस बैठे हुए हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई टास्क तो नहीं उनको मिला। क्या कोई गेम पलट गई है? जी बिल्कुल, सब लोग ये समझ रहे थे। मैं तो हैरान था कि वो वापस आ रहा था, फिर पता चला कि उनको कोई कब बुलाया गया है, और बुलाया इसलिए गया है कि उनसे पहले बातचीत हो रही थी। भाई बातचीत इस हद तक हो रही थी कि उनको कोई ऑफिशियल पोजीशन भी मिलना था, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो आए हैं। और जब अब सुनते ये हैं कि वो कह रहे हैं, जैसे मौलवी फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि मुझे वो भी ऑफ़र आया था कि शायद प्राइम मिनिस्टर बनने, ये वो, तो ये सब जब बातें हम सुनने लगे तो हमने कहा कि भाई बड़ा, इट्स अ वेरी गुड रीज़न टू कम बैक। मगर जैसे वो आए वापस, और मेरे ख्याल में साउंड आउट किया गया है इमरान खान को कि भाई गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी अगर बनना है और इनका स्किल और जो भी है एज ए पॉलिटिशियन जो है इस्तेमाल करना है आप, तो इनके साथ अगर आप मिल के काम कर सकें, तो उसने तो आई थिंक, मैं नहीं समझता हूं कि एक्चुअली ये सवाल उनको पूछा गया था, बिकॉज इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उनका जवाब क्या होगा। अब तो लगता है ऐसा है कि उनको ECL पे भी उनका नाम चले गया है।
अब वो वापस भी नहीं जा सकते इस मुल्क से। तो आया क्यों? अगर कोई अच्छा वजह नहीं होता तो व्हाई डिड ही कम? ही डिड नॉट कम टू फाइट कोरोना। तो मेरे ख्याल में मिस कैलकुलेशन हो गया है, बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन। उनकी जानिब से आपको लगता है कि मिस कैलकुलेशन जाने देंगे कि नहीं? अच्छा इमरान साहब, आपकी भी कमोबेश ऐसी ही खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो वो उनको कोई स्पेशल टास्क भी दिया जाएगा, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या हुआ? देखिए जी, बात ये है कि हिलाली साहब ने जो बातें की हैं ना, बड़ी माजरत के साथ मैं ज़रा उनसे थोड़ा सा ना इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि जब हालत जंग होती है ना, हम कोरोना के साथ हालत जंग में, उस वक्त हुकूमत तब्दील होती नहीं, कहीं भी नहीं होती, यहाँ भी नहीं होनी थी। मैं समझता हूँ हिलाली साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि वो किसी वादे पे, किसी इशारे पे आए थे। अच्छा, अब मैं क्या समझता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की गेम इस वक्त ये है कि वो बैठे अंदर अपने कमरे में और हुकूमत पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, हुकूमती चीज़ों पे वो कह रहे हैं जी ये ऐसे होना चाहिए, ये हो नहीं रहा, ये ऐसे होना चाहिए, ये हो नहीं रहा। असल में वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अब होगा क्या अल्टीमेटली? सुन लेना इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि उनका ये ख्याल है कि जी अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती तो ये सारा जो कोरोना का क्राइसिस है, इसके बाद मैं अवाम के सामने उन्हें चार्जशीट करूंगा कि देखो मैं तो इतनी उम्र में इस बीमारी की हालत में अपने एक बीमार भाई को वहां छोड़ के आ गया, और मेरा बेटा एक जेल में था, दूसरा मुझे नैब बुला रही थी, मुझे मैं ना गिरफ्तारी के डर से घबराया, ना जेल के डर से घबराया, ना मैं बीमारी से डरा, और मैं आ गया क्योंकि मेरे में खिदमत, अवाम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर ऐसा तो नहीं कि ट्रैप किया गया। सुन ले, लिहाजा मैं आ गया था। अब अवाम को मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ चलें। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी ट्रैप किया। हो सकता है, सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े समझदारी के साथ सोच समझ के वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं कि जब मैं अवाम के सामने कर सकूं कि जनाब मेरे आपने तो फुर्तियाँ देखी हुई हैं, मैंने जिस तरह से डेंगू के खिलाफ काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हुकूमत कर नहीं पाई, तो अगर मैं होता तो मैं ये कर लेता। टास्क क्यों नहीं मिला? मेरा सवाल वैसे बुनियादी ये था। टास्क इसलिए नहीं मिला कि जिस तरह हिलाली साहब ने तो बयान कर दिया था कि जब उन्हें बुलाया गया तो उनका ख्याल था कि शायद इमरान खान प्रेशर में कोई फैसला कर लें, लेकिन इमरान खान उस क्राइसिस से फिर एक दफा निकल आए तो वो चीज रुक गई। ठीक है, अभी तो खैर वैसे क्राइसिस चल रहा है। नहीं, उस वक्त वो जो प्रेशर था उससे निकल गया। ओके हिलाली साहब, अब अगला जो उनके लिए महाज है वो नैब का भी है। फुर्तियां उनकी अपनी जगह, लेकिन नैब के सामने पेश नहीं हो रहे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक जानिब तो वो कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब नैब में पेशी की बात होती है तो वो कहते हैं नहीं जी कोरोना है, मेरी एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं आ सकता। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने ज़्यादातर जो कोर्ट ने उनको जिस किस्म के कंडीशंस सेट किए थे उनको जाने के लिए और वापस आने के लिए, और वापस आके उन्होंने ये तो जाहिर कर दिया है कि मैं जब कहता हूँ मैं वापस आऊँगा, मैं वापस वाकई आऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर नैब इनको बहुत तकलीफ देने लगे और कहने लगे आओ तुम आओ अंदर जाओ जुडिशल रिमांड में और ये हो सकता है कि इनके पास्ट बिहेवियर को देखते जुडिशरी इनके साथ इनको कुछ नरमी दिखाएं। अच्छा। और घर पे हैं। अब ये नहीं पता कि उनको वापस जाने देंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए नैब ने तो देव थ्रोन द बुक एट हिम, माने हर चीज़ जो कर सकते थे उनको रोकने के लिए उन्होंने किया है। अब देखें कि अब अदालत के हाथ में होगा जब बात। लेकिन हिलाली साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो ये आमदन से ज्यादा सासू यानी एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो केस होता है, अब आम तौर पर लोगों की जुबान पर यही बात है कि ये तो सिर्फ फंसाने के लिए होता है, इसमें से कभी ना कोई प्रूव कर सका है ना कोई निकल सका है, तो यही केस में बुला रही है नैब उन्हें। देखिए, बात सीधी सादी ये सब सियासतदान ने पता नहीं कितना लूटा है। जैसे मैं कहता रहता हूँ, हाथ पैर से लूटा है, दोनों जगह से लूटा है। मैं तो समझता हूँ कि ये कैसे भाई इल्फर्ड में जाके आप वो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग देखें जिसका ओनर हैं, सुना है शहबाज शरीफ साहब, तो वो स्काई स्क्रेपर को छोड़े पहला मंजिल भी अगर कोई खरीद सके तो वो कैसे खरीदा है? क्या इनके पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी था? क्या किया है इन्होंने कि इतने पैसे बनाए हैं? तो मेरे ख्याल में अगर वाकई आप इनको
ठीक तरीके से इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें हो, तो फिर सबके निकलेगा। पैसे जो होंगे आप देखेंगे, लेकिन इमरान सबके पैसे साहब ऐसे जो ही हैं। परसेप्शन है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो ये परसेप्शन है नैब का कि जी एसेट बियॉन्ड मींस का जो केस है वो तो बनाया ही सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही कहना है कि जी सियासी इंतकाम है, बल्कि वो तो एहसन इकबाल साहब भी उनके साथ ये भी बात कर रहे हैं कि जो शो वो कैमरे के सामने हो ताकि जरा लोगों को भी पता चले। उनकी डिमांड भी सुन लीजिए, फिर मैं इमरान साहब का कमेंट लेती हूँ इस पर। ना हम जेल से घबराते हैं, ना हम स्नैप से घबराते हैं। जो तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। वजीर आजम को ये फिक्र नहीं है कि कोरोना से कौम को कैसे बचाना है, अमल ये है कि ऑपोजिशन को अंदर कैसे करना है। तो इमरान साहब ये सियासी इंतकाम ही चल रहा है अभी तक क्या? वही कहानी बिकती जाएगी। देखिए अपोजिशन तो यही कहेगी ना सियासी इंतकाम है, और उसको तकवीयत उस वक्त पहुंचती है जब आप कुछ साबित नहीं कर सकते। अब ये तो नैब बताएगी कि उन्होंने केस किस बुनियाद पे किए, लेकिन देखना ये है कि सबसे आसान काम तो यही होता है ना कि आप अपोजिशन जो कहती है जी एसेट बियॉन्ड मींस का आप जिस पे मर्जी केस बना दे, लेकिन क्या सियासतदानों से इस केस की बिना पे, इन मुकदमात की बिना पे आप कुछ ले सकें? अगर तो आप नहीं ले सके तो फिर उनका नज़रिया ठीक साबित होगा, या फिर आप आवाम के सामने सच साबित करने के लिए दिखा दें कि जनाब ये है, ये इनके एसेट्स है, ये हमने ये साबित कर तो दिया। शहबाज शरीफ साहब पेश क्यों नहीं हो रहे? अच्छा नहीं है पेश हो जाए, जब वो कुछ निकलता तो है, उनसे कौन सा कुछ साबित होना है? शहबाज शरीफ साहब ये तो खुद बताएंगे कि वो पेश क्यों नहीं हो रहे, लेकिन जो उनकी तरफ से या उनकी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौक़िफ़ दिया गया है वो ये कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है, बड़ी भीड़ होती है, और इस वक्त हम वो फॉलो नहीं कर सकते। वो एक बीमार आदमी है, वो एक बूढ़े आदमी है, और वो नहीं नैब ऑफिस में अगर वो तफ्तीश के लिए जाएं तो वहाँ कौन नैब ऑफिस में भी जब जाते हैं तो आपको पता है मीडिया का भी और वैसे भी तो जमघटा तो होता है। फिर इन्होंने अपना ये सियासी लोगों की उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती जब वहाँ इनके कारकुन नारे ना हिलाली साहब भी कुछ कह रहे हैं। जी हिलाली साहब, देखिए इम्पॉसिबल है वाइट कॉलर क्राइम को आसानी से प्रूव करना। हुदैबिया केस में जिसमें इनके चेक नंबर्स थे, बैंक अकाउंट नंबर्स थे, जिसको पैसे भेजा वो आके गवाह दे रहा है कि मैंने नहीं किया, इन्होंने मेरा पासपोर्ट इस तरीके से हासिल किया और ये झूठ बोल के ये वो, उसमें वो रिहा हो गए। तो आप दैट वाज द परफेक्ट केस। तो मेरे ख्याल में व्हाइट कॉलर फ्रॉड हमारे, देखिए हमारे लॉज ऑफ एविडेंस ऐसे हो गए हैं कि जो गोरों ने हमें छोड़ के गया था वो अभी तक चल रहा है। मिसाल के तौर पे SMS, ट्विटर और ये वो उधर अलाउड है इन एविडेंस, इन कोर्ट, इन केस। अभी तक हम लोग ऐसी चीज अलाउ नहीं करते। हम लोग इस चीज पे वो कर ही नहीं सके। हम कोर्ट एडजुडिकेटेड फोटोकॉपी अलाउड नहीं है। कोर्ट कहती है ये ओरिजिनल से लिया गया है, वो भी अलाउड नहीं है। तो देखिए ऐसे कंडीशंस में इसलिए कोई पकड़ा ही नहीं जाता है। चलें ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। इमरान साहब शॉर्ट कमेंट इस पे भी कर दीजिए। असेंबली का इजलास मौजूदा हालात में बुलाना चाहिए, जो कि अपोजिशन की खासतौर पर PMNN की डिमांड है। देखिए इस वक्त मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप टेलीथॉन कर सकते हैं, जब आप रोज़ाना मीडिया को बुला के मिल सकते हैं, तो वहाँ भी आप बुला लें, एक इजलास भी बुला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ भी आप हिफाजती इंतजाम जो हैं उनका ख्याल रखें। अगर नहीं रख सकते उसमें शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे? अब ये तो उनको पता कि वो आएंगे कि नहीं। क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे ना, उनकी ज़िंदगी को खतरा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। अच्छा चलें जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। चलें जनाब पॉइंट पर एक हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे उस ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की जो कि हमें बार बार नज़र आ रही है और कहीं नज़र आए ना आए, लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या है। अभी जो लेटेस्ट तब्दीली हुई है चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से, क्या इसके पीछे खिचड़ी पक रही थी, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और हम देख रहे हैं तब्दीली, सरकार तब्दीलियों पर तब्दीली करती जा रही है। ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो बारहा यहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले भी हम देख रहे थे मुख्तलिफ पौधों पर तैनातियाँ उखाड़ पिछाड़ जारी और सारी है। इस हवाले से ख़ास तौर पर अभी जो हालिया तब्दीली आई है चीफ सेक्रेटरी की, इसके बारे में इमरान याकूब खान साहब ने पहले ही कुछ दिन पहले ये बात बता दी थी कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उनका क्या इस बारे में बताना था मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। में हमारे वाकफा निहाल ने बताया कि पंजाब में वज़ीर आला जो हैं वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उनकी जो नए चीफ सेक्रेटरी लगाए गए हैं मेजर आज़म सुलेमान साहब, उनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि वो समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी
और आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ये ऊपर से आए हैं, उन पर मुसल्लत किए गए हैं। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब की चीफ सेक्रेटरी के साथ एक दफ़ा तल्ख कलामी भी हो चुकी है, और उनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत कोई अच्छा नहीं है। वज़ीर आला की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, तो उसमें भी इन्होंने शिकायत लगाई है कि जनाब जो लाट साहब हैं वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरी बात मानते ही नहीं, और बल्कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब में तहरीक इंसाफ में रिफ्ट पैदा कर रहे हैं। और ये सारी बातें जो कि हमने आपको जनवरी में बता दी थी वो सही साबित हो गई हैं, और उसका अब नतीजा ये निकला है कि आज़म सुलेमान साहब को हटा दिया गया है और जवाद रफ़ीक साहब नए चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। इमरान साहब, खबर तो आपकी सही साबित हो गई, लेकिन बुनियाद ये तो बता दिया आपने पहले भी जैसे कि मुख्तलिफ टसल्स चल रही थी, अभी इस वक्त वो आखिरी कील जो ताबूत में ठोंकते हैं वो कौन सी थी, क्या वजह बनी? पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इलाली साहब, आपको याद होगा कि जब मेजर रिटायर्ड ये जो आज़म सुलेमान साहब है इनको और शोएब दस्तगीर साहब को पंजाब में लगाया गया, तो हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैंने अब मौजूदा अफसरों से, हाजिर सर्विस अफसरों से और रिटायर्ड अफसरों से और उसके बाद खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई और पाकिस्तान के दो दी बेस्ट अफसरों को पंजाब में लगाया। अब ये हाल हुआ उनमें से एक दी बेस्ट अफसर का, उसकी वजह भी सुन लें। उसकी वजह ये कहानी शुरू हो गई थी कि आपको याद होगा कि इन पोस्टिंग के बाद नवंबर में पंजाब में पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स का एक रेला आया था। उसमें दो अफसर थे जो वज़ीर आला के बहुत करीबी समझे जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब के, एक हैं ताहिर खुर्शीद साहब और दूसरे डॉक्टर शोएब साहब। हुआ ये कि इन दोनों को भी उन ट्रांसफर्स में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का कह दिया गया, यानी पंजाब से जाने का कह दिया, लेकिन उस पर उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं वो अड़ गए। उन्होंने बहरहाल उन्हें जाने तो नहीं दिया, रोकी रखा, और बिलाखिर कुछ अर्सा पहले उनकी पोस्टिंग्स भी उन्होंने यहाँ पंजाब में ही करवा ली, लेकिन वो भी उनकी मनपसंद पोस्टिंग नहीं थी। मेन वजह ये है, मेन जो इनमें दरार पड़ी चीफ सेक्रेटरी में और उसमें, तो बात ये वज़ीर आला ये समझते थे कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र में और इस तरह के कामों में, इंतज़ामी कामों में शायद उनकी राय को अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि चीफ सेक्रेटरी खुद करना चाहते हैं। इसी तरह से एक अफसर हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल सर्विस के ज़ुमान वट्टू, उनको ये लगाना चाहते थे डीसी कसूर, लेकिन वहाँ पे दूसरे कैंप की जानिब से मंजर हयात साहब को लगा दिया गया। फिर उसके अलावा इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हुई, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब को वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल होती है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते और जो आपका विजन है उस पे ऐसे काम नहीं चल सकता। ये थी बुनियादी वजह बन गई और वो चले गए। हिलाली साहब, आप तो खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, सर ये बार बार की तब्दीलियां कितना डिस्टर्ब रखती हैं सिस्टम को, कैसे काम चलता है फिर अगर इस तरह से बार बार उखाड़ पिछाड़ चेंजेस हों तो? देखिए ये तो होता रहता है, मगर मैंने इनके बारे में कुछ और भी सुना था। मैंने इनके बारे में ये सुना था कि उन्होंने एक बहुत क्या कहते की एक्शन लिया था किसी के कहने पे, जिसको मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छा नहीं लगा, और वो ऐसा चीज़ था जो माने कि ऐसा लग रहा था कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। तो पता नहीं ये सच है कि गलत बात है, कि मगर मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता इसलिए कि मेरे पास कोई ख़ास उसका कन्फर्मेशन नहीं आया। मगर सिर्फ इनको नहीं उन्होंने अनॉय किया, किसी और को भी उसने अनॉय किया था। दैट सेड, आपको पता है इनकी बैकग्राउंड फौज की है, आपको पता है इनके कॉस्मेट कौन है फौज में और किसके साथ इनका लगन है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें, और ये बातें हो गया। अब एक आदमी को जब आप इधर से निकालते हैं बिकॉज ही वॉज क्या कहते हैं इनसबऑर्डिनेट, माने ही वॉज नॉट अ गुड सबऑर्डिनेट, उसको आप जाके इंटीरियर सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट में लगाते हैं। दैट्स अ वेरी बिग स्टेप। ऑल राइट जी, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया। आज का प्रोग्राम यहीं पर समेटते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।